everyone, welcome to Adbhut Batch. Dear Class 9 students, this is your English educator Palak Rakhiani. होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ बढ़िया सी तैयारी चल रही है। तो इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे आज इस सेशन में हमारा लेसन द फन दे हैड, यानी एज यू ऑल नो 9 स्टूडेंट्स बीहाइव बुक हमारी चल रही है। द फन दे हैड को अच्छे से हमने पढ़ लिया है, सोल्यूशंस कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी जितना हमने पढ़ा है उसे हम टेस्ट करेंगे एंड उसी के साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको जो है हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन आपको एंड तक मिलेंगे अराउंड 40 MCQs। MCQs क्या होते हैं थोड़ा ये समझ लो आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेसिकली ये होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, यानी आपको एक क्वेश्चन मिलता है उसमें 4 ऑप्शन, यूजुअली 4 ऑप्शन रहते हैं A B C D करके। अब इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ कोई एक होता है करेक्ट आंसर जिसे आपको टिक करना होता है। सो मैं हमेशा कहती हूँ MCQs के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे सभी स्टूडेंट्स के हैं, है कि नहीं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस सेशन। एंड बिफोर बिगिनिंग मैं बता देती हूँ MCQ कैसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को ऐसे देखना मत बैठ के, है ना, कि बढ़िया मैम बोल रही हैं और हम देखते जा रहे हैं। डू वन थिंग, टेक आउट योर नोटबुक्स विथ यू, है ना, जो आपकी नोटबुक्स मेंटेन है उन्हें आप निकाल लो। आप हेडिंग डाल दो MCQs एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, राइट क्वेश्चन नंबर एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। यानी मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, कुछ सेकंड्स दूंगी, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, कुछ सेकंड्स दूंगी। अब आपको जो लगता है आंसर, आपने लेसन पढ़ा है मेरे साथ, जो आंसर आपको लगता है वो आप लिख देना अपनी कॉपी में। जैसे मान लो आपको D आंसर लगता है फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख दिया एंड देन मैं फ्यू सेकेंड्स में आपको आंसर बता दूंगी। अगर आपका आंसर सही है तो आप टिक करेंगे, गलत है तो आप क्रॉस करेंगे। व्हाट विल हैपन, ये एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका लेसन अच्छे से प्रिपेयर्ड है या लेसन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। ओके, एक सेल्फ असेसमेंट टाइप भी होगा। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 सेज टॉमी वॉक्ड अवे विथ द डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। हमें पता है हमारी कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, रिकॉल करते चलेंगे, मार्गी एंड टॉमी। तो टॉमी जो था बॉय था, टॉमी वॉक्ड अवे, टॉमी चलने लगा किस चीज़ के साथ, यानी डैश बुक बीनीथ हिज आर्म। कौन सी किताब वो अपने आर्म, यानी क्या होते हैं, हाथ होते हैं, हाथ के नीचे से मान लो कोई किताब होती है तो अपन ऐसे दबा के चलते जाते हैं, तो कौन सी किताब उसने आपके आर्म के नीचे दबा के चली। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। A टॉर्न, B डस्टी, C इमेजिनरी या D बोथ B एंड C। क्विकली मीनिंग्स बता देती हूँ। टॉर्न मतलब पता है फटी हुई किताब, डस्टी यानी धूल मिट्टी लगी हुई बहुत पुरानी किताब, इमेजिनरी यानी ख्यालों वाली किताब, है ना, जो ख्यालों में ही होती है सिर्फ, या D बोथ B एंड C। सो इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट टेक टू मच टाइम। आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ा करिए एंड उसका आंसर MCQs में मार्क कर दिया करें। ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आया है B डस्टी बुक। डस्टी का मतलब क्या होता है, धूल मिट्टी लगी हुई। अब हमें पता है टॉमी को जो बुक मिली थी, ठीक है, किसकी थी, उसके जो है ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर की, पर दादा की किताब थी। तो अब कोई किताब आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे, आपकी पिछले साल की भी जो किताबें अगर अंदर रखी रहती है ना तो उनमें धूल वूल लग जाती है, डस्टी हो जाती हैं। सिमिलरली वो तो बहुत पुरानी किताब थी, तो कैसी बुक थी, डस्टी बुक, है ना। उस बुक को वो अपने आर्म के नीचे रख के चलता गया। ऑलराइट, फर्स्ट आंसर क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से जो आप इसका आंसर अपने में नोट करें एंड देन चेक करें। अकॉर्डिंग टू मार्गी, यानी मार्गी के अनुसार, इन एन ओल्ड टाइम द स्कूल्स वर डैश। अकॉर्डिंग टू मार्गी यानी मार्गी जो लड़की थी उसके अनुसार ओल्डर टाइम यानी पुराने ज़माने में, दादा परदादाओं के ज़माने में जो है, द स्कूल्स वर, जो स्कूल थे वो कैसे थे, बिग, ब्राउन, फनी या स्टूपिड। स्कूल बहुत बड़े थे, स्कूल ब्राउन कलर के थे, स्कूल बहुत फनी थे या स्कूल बहुत स्टूपिड थे। सो इफ़ यू हैव लर्न द स्टोरी विद मी, अपन ने लाइन टू लाइन पढ़ाई की है, ठीक है। मार्गी को क्या लगता था, अब देखो ये बच्चे तो फ्यूचर वाले बच्चे थे, तो इनको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्या लगता था, फ़नी लगता था। करेक्ट, मार्गी को कॉन्सेप्ट फ़नी लगता था कि अरे पहले बच्चे स्कूल में जाया करते थे और वो जो है ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वर क्वाइट फनी फॉर हर। ओके, सो C फनी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें उसे स्कूल की फ़नी लगती थी। फर्स्ट मेन थिंग तो बुक की थी। जैसे इन अर्लियर टाइम्स जो होता था, कैसा होता था, बुक जैसे अभी हम पढ़ते हैं किताबों में होती हैं, प्रिंटेड होती हैं। इन फ्यूचर वाले बच्चों की बुक्स कैसी होती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये सब चीज़ें उसे काफ़ी फ़नी लगती थी। चलिए
Question number 3 on your screen. Quickly tell the answer. Whose father knew as much as a teacher? किसके पापा को टीचर जितना ही नॉलेज था? इन दोनों याद है ना, किड्स में बातें चल रही होती हैं कि पहले की पढ़ाई ऐसी थी वैसी थी, और जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इनमें से एक बोलता है कि मेरे एक टीचर का नॉलेज उतना ही होगा ना मेरे जितने पापा का होगा, क्योंकि वो भी इंसान है। तो ये किसने बोला? टॉमी, मार्गी, ब्लेयर या एवलिन? सो पहली चीज़ ही क्लियर हो जाती है। एक मेथड होता है यहाँ पे, है ना, एलिमिनेशन मेथड। एमसीक्यू में याद रखो, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। लाइफ टाइम आपको कॉम्पिटिटिव्स देने हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में दो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल। एलिमिनेशन मेथड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको समझो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? कभी कभार देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हो सकता है जो हमारी पेरीफेरी के बाहर के हो, यानी जितना हमने पढ़ा है उससे अलग हो, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? आप एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करना यानी क्या होता है? हटाना। ऐसे ऑप्शन हटा दो जो आपको गारंटी है कि भाई ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर की इधर हो जाए, दिस वोंट बी दी आंसर। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमारी जो स्टोरी है द फन दे हैड, उसमें कैरेक्टर्स तो दो मेन ये थे, टॉमी एंड मार्गी। ब्लेयर और एवलिन तो है ही नहीं। सो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि दीज टू विल नॉट बी द आंसर। हाँ कि नहीं? टेल मी येस और नो। दिस इज क्लियर ना, दुनिया इधर की इधर हो जाए, स्टोरी में ये दो कैरेक्टर्स तो आ ही नहीं सकते, ब्लेयर और एवलिन तो थे ही नहीं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि सी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बचा क्या? हमारे लिए कहानी थोड़ी आसान हो जाती है, दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। टॉमी और मार्गी, इन दोनों में से किसने कहा था? तो अगेन आपको कॉन्सेप्ट याद है तो क्लियर सी बात है, ये किसने कहा था? टॉमी ने कहा था, है ना, कि एक टीचर का नॉलेज तो मेरे पापा के नॉलेज जितना ही होगा। ऑलराइट, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर? इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, कितने सब्जेक्ट्स का नाम लिया गया है? जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस होता है ना, तो कितने सब्जेक्ट्स का नाम लिया गया है? 2, 3, 4 या 1? नाउ दिस इज अ वेरी गुड मेमोरी टेस्टिंग वाला एमसीक्यू है, एंड यस, एमसीक्यूज इन बिटवीन द लाइन से ही उठाए जाते हैं। आपको अच्छे से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है लाइन टू लाइन, ऐसा नहीं कि सिर्फ समरी पढ़ के आ जाएंगे, नहीं, एक्सप्लेनेशन देखो अच्छे से, बीच में से क्वेश्चन आते हैं। कितने चैप्टर मेंशन किया? आई रियली वांट टू सी हाउ मेनी किड्स गिव द करेक्ट आंसर। चलिए रिकॉल करते हैं। सबसे पहली चीज़ रिकॉल करो, पहले क्या हुई थी? मार्गी दुखी हो रही थी, क्यों? क्योंकि उसका टीचर जो है कौन से टेस्ट दे रहा था? कौन से सब्जेक्ट के? ज्योग्राफी के टेस्ट। अरे याद है कि नहीं? तो ये तो हो गया हमारा एक सब्जेक्ट, ठीक है। ज्योग्राफी की एक बात हुई थी, वो मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, मार्गी गलत कर रही थी, क्लियर है? चलो दूसरा क्या? इसी बात पे मार्गी क्या याद रखती है? टॉमी की बात याद करती है कि एक बार टॉमी का मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके हिस्ट्री का सेक्शन पूरा ब्लैंक हो गया था। ये आ गया 2 सब्जेक्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट्स याद किया करो, है ना। तो हिस्ट्री हो गया। तीसरा, ये लोग क्या बात कर रहे थे? लास्ट की बात थी एक्चुअली, कि मार्गी जब बैठी थी पढ़ने, तब जो उसका टीचर था वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा था? मैथमेटिक्स, फ्रैक्शंस के ऊपर पढ़ा रहा था, याद है कि नहीं? 1/2 + 1/4 ऐसा कुछ था, तो फ्रैक्शंस पढ़ा था, यानी थर्ड सब्जेक्ट क्या हो गया? मैथमेटिक्स। अब ये तो कहानी का लास्ट हो गया, यानी इसके अलावा तो और कोई मेन सब्जेक्ट डिस्कस नहीं किए गए हैं। सो 1, 2, 3, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर में किन 3 सब्जेक्ट्स की बात हुई है? ये। ऑलराइट, तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज 3। आई होप इट इज क्लियर। पढ़ते जाओ अच्छे से, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है आपके चैप्टर में से लाइन उठाई है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। देखो इन्वर्टेड कॉमर्स दिए हैं, ये किसी ने लाइन कही है, क्या? कि कोई इंसान स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है हु सेड दिस, ये पर्टिकुलर लाइन किसने कही है? टॉमी, मार्गी, मिसेस जोन्स या ब्लेयर? तो मेरे साथ साथ आते जाओ, पीछे एलिमिनेशन मेथड सिखाया था। चलो फटाफट से बताओ मुझे, इसमें सबसे पहली फुर्सत में कौन एलिमिनेट होगा? तो आप बोलोगे मैम क्लियर है, ब्लेयर होगा। ब्लेयर तो कोई कहानी में था ही नहीं। मिसेस जोन्स तो याद है ना कौन थी, है ना, मार्गी की मदर थी वो। तो ये 3 कैरेक्टर्स हो गए, क्लियर है। अब इसमें से भी सबसे ज़्यादा स्कूल किसे नापसंद था? तो इट्स वेरी क्लियर, मार्गी को नापसंद था। एंड ये लाइन्स किसने कही थी? मार्गी ने, कि ऐसा कोई इंसान क्यों जो है स्कूल के बारे में लिखेगा, राइट। सो बी मार्गी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज डैश। मार्गी डिसअपॉइंटेड या उदास, निराश क्यों थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे। ए, दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर को ले गए इसलिए वो दुखी थी।
बी दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, वो इसलिए दुखी थी क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर को नहीं लेके गए। सी आस्क्ड मार्गी टू लीव द हाउस, क्योंकि उसे कह दिया कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। या फिर डी आस्क्ड टॉमी टू गो एंड स्टडी, या फिर टॉमी को कहा बाहर जाओ और पढ़ो। सो वेरी सिंपल आंसर दिस इज। मार्गी क्यों दुखी थी? मार्गी को स्कूल नहीं पसंद था, ठीक है, एंड उसका टीचर ख़राब हो गया था, मैकेनिकल टीचर रोबोट, तो उसको ठीक करने आए थे। अब ठीक करना है तो मार्गी को लगा ये शायद लेके चले जाएंगे 1 महीने के लिए और मुझे पढ़ना नहीं होगा। लेकिन दुखद समाचार क्या हो गई कि उन्होंने टीचर को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया, तो मार्गी इसलिए डिसअपॉइंटेड थी। वाई? मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर, यानी जो इंस्पेक्टर आया था वो मैकेनिकल टीचर को साथ में नहीं लेके गया। ऑलराइट, सो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। लेट अस सी व्हाट इज 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कहता है? मार्गी हैड टू राइट हर होमवर्क डैश। मार्गी को अपना होमवर्क जो सबमिट करना होता था वो कैसे लिखना होता था? इन रशियन, बी इन पंच कोड, सी इन इंग्लिश, या डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी लैंग्वेज में लिखना होता था? रशियन में लिखना होता था, किसी पंच कोड में लिखना होता था, या हमारे जैसे इंग्लिश में लिखना होता था? नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं। सो वी ऑल नो वेरी इतने ईजी ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, है ना। क्लियर सी बात है। क्या है? इन पंच कोड। पंच कोड क्या होता है? फिर से अपन रिकॉल करते हैं। इट इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। अब कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो समझ नहीं आती है, तो जैसे आप देखते हो ना C++, जावा, पाइथन, वैसे इनकी कोई लैंग्वेज होती होगी कंप्यूटर की, पंच कोड। तो मार्गी को किस में लिखना था होमवर्क? पंच कोड में। ओके, ऑलराइट, फटाफट से आओ क्वेश्चन 8 पे। आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड, यानी जब इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को फिक्स यानी एकदम सही साट कर दिया था, द बिग स्क्रीन डिस्प्लेड, वो बड़ी स्क्रीन जो स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर था। मैकेनिकल टीचर का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल डिवाइस ही ना। तो बड़ी स्क्रीन पे क्या आने लगा? मार्गीज फेस, बी ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चन आस्क्ड, यानी जितने भी लेसन से क्वेश्चन से सब फिर से आ गए थे, सी अ रियल बुक, एक असली बुक आ गई थी, या डी नन ऑफ द अबव। तो क्लियर सी बात है, जब उन्होंने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया तो जो चीज़ बिगड़ गई थी सब हो गई। मार्गी के जितने भी लेसन्स थे, सारे सब्जेक्ट्स के सारे स्कोर, मार्क्स, होमवर्क सब वापस आ गए थे, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ डैश। काउंटी इंस्पेक्टर जो आए थे इंस्पेक्ट करने रोबोट टीचर को, उनके पास एक बक्सा था। किससे भरा हुआ था वो बक्सा? A tools and chocolates, B tools with dials and wires, C pins, या D both A and C। So जैसे मैकेनिक होते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो सब अपना एक बॉक्स लेके घूमते हैं, टूल बॉक्स होता है उनका, है ना, सब कुछ होता है। तो वैसे इनके बॉक्स में क्या था? इनके बॉक्स में कौन से औजार थे? टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ ठीक करनी है तो वायरें वगैरह होंगी, डायल्स होंगे उसमें, है ना, पेचकस होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है बी। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर, यानी अब मार्गी, वैसे तो पहले से स्कूल से वो बहुत नफरत करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल से और नफरत करने लग गई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रीज़न बताइए। ए बिकॉज ऑफ हर मदर, B because of her scores in geography which gets worse and worse, C because she never gets off, or is it D because she dislikes to sit near the mechanical teacher। तो 4 ऑप्शंस हैं। मार्गी को पहले ही स्कूल नहीं पसंद था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कहानी में कि उसे और नहीं पसंद आया? तो वी ऑल नो कि उसका टीचर जो है ना, उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया जा रहा था ज्योग्राफी पे, और जैसे ही वो टेस्ट दिए जा रही थी उसके स्कोर और बुरे से बुरे, वर्स एंड वर्स, यानी बुरे से बुरे होते गए, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, don't take much time in these questions. I hope these are very easy for you. Question number 11 on your screen says मार्गी was scornful। मार्गी क्या थी? scornful थी। अब क्यों थी उसका रीज़न आपको बताना है। अच्छा, scornful वर्ड हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। scornful का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से इरिटेट होना, है ना, किसी चीज़ से नफरत टाइप का होना। तो वैसे उसको स्कूल नहीं पसंद थे। अब ऐसा और क्या हुआ कि उसको स्कूल और गुस्सा आने लगा और इरिटेट होने लगी। तो 4 ऑप्शन है। ए अबाउट हर ज्योग्राफी स्कोर्स, B knowing that the real book detailed about school, C about Tommy scores, D about festivals। तो 2 ऑप्शन तो क्लियरली समझ आ रहे हैं। अबाउट फेस्टिवल्स तो नहीं थी वो दुखी, टॉमी स्कोर से तो क्या ही मतलब था उसको। मेन चीज़ ये थी कि हुआ क्या, आपको याद है ना, टॉमी को रियल बुक जो मिली थी, है ना, हार्ड कॉपी जो मिली थी,
अब उसमें कुछ लिखा हुआ था, किसके बारे में लिखा था? उसके दादा परदादा ने स्कूल के बारे में लिखा था, यानी उन दिनों में स्कूल कैसे होते थे, वो स्कूल में क्या करते थे। तो अब मार्गी को इस बात से बड़ी इरिटेशन होने लगी कि यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है, स्कूल तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये भी कोई लिखने जैसी चीज़ है। सो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल्ड अबाउट स्कूल। क्लियर है आंसर? चलिए वंडरफुल, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉमी, टॉमी के अनुसार द रियल बुक वॉज डैश, रियल बुक कैसी थी? ए बोरिंग, बी अ वेस्ट, सी रॉन्ग या डी फिक्शन। टॉमी के हिसाब से रियल बुक कैसी थी? बोरिंग यानी बहुत ही बकवास सी थी, बी अ वेस्ट, वेस्ट यानी फालतू जिसका कोई यूज़ ही नहीं हो, वेस्ट बेसिकली यहाँ पे आप यूजलेस कह सकते हो, ठीक है। रॉन्ग यानी वो बुक गलत थी, या डी फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन का मतलब आप समझते हो ना। फिक्शन मूवीज़ बेसिकली क्या होती हैं, जैसे आपने अगर मार्वल की मूवीज़ देखी हो जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इमेजिनरी मूवीज़ जिन्हें हम कहते हैं फिक्शन मूवी। ऑलराइट, क्लियर है? तो यहाँ पे टॉमी के हिसाब से क्या थी? क्लियर सा आंसर है, सामने दिख रहा है अ वेस्ट। टॉमी क्यों कहता है कि रियल बुक वेस्ट थी, इस बात को थोड़ा याद करें, क्योंकि रियल बुक में क्या होता है, जैसे जो पेजेस में लिखे होते हैं पन्नों पे, अब देखो पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 8 है, इस पे जो कंटेंट लिखा है तुम कितनी बार भी 50 साल भी उठा के देखोगे उस बुक को, यही कंटेंट रहेगा, है ना। बदल तो नहीं जाएगा कि आज पेज नंबर 7 पे हिस्ट्री लिखा है कल ज्योग्राफी होगा, नहीं, वही रहेगा उस पर्टिकुलर बुक में। तो इसका मतलब क्या है, टॉमी को लगता था कि एक बार बुक पढ़ ली तो ये क्या है, इसको तो हम फेंक देंगे, वेस्ट है, जबकि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हम हज़ारों बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ही थॉट दैट द बुक वाज वेस्ट। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग पैटर्न वेंट होम टुगेदर डैश, यानी जैसे ये बच्चे पढ़ रहे थे उस पर्टिकुलर डायरी में, उस पर्टिकुलर बुक में जो लिखा हुआ था स्कूल के बारे में, तो ओल्ड स्कूलिंग यानी पहले ज़माने के स्कूल में किड्स जो है घर से साथ में जाते थे, स्कूल से घर जो है साथ में जाते थे, ठीक है। कब जाते थे साथ में? ए इन बिटवीन क्लासेस यानी क्लास के बीच में, बी ड्यूरिंग आफ्टरनून ब्रेक्स, सी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, या डी एट द एंड ऑफ द डे। तो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, स्कूल्स की छुट्टी होगी तभी सब बच्चे साथ में नहीं हंसते खेलते, घर जाते हो, बस में जाते हो, वैन में जाते हो, मस्ती करते हैं, कितनी खुशी होती है, स्कूल खत्म हो जाता है, सब साथ में होते हैं, कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हैं। सो डी एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे यानी जब स्कूल खत्म होता है उसके बाद सब साथ में घर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। While inserting her homework in the proper slot, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट डैश। अब मार्गी आपको जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर स्क्रीन या जैसे आपका अभी आप जो चला रहे हो, है ना, वेबसाइट होती है, ऐप्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग स्लॉट होते हैं, अलग अलग जगह होती है। जैसे एक स्लॉट यहाँ पे, बहुत सिंपल सी बात है, देखो एक स्लॉट यहाँ दिया है वीडियोस के लिए, यहाँ आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। एक स्लॉट दिया है आपको टेस्ट पेपर चाहिए, तो यहाँ पे आप खोलोगे, आप टेस्ट पेपर देख सकते हो। एक स्लॉट दिया है होमवर्क के लिए कि आपने जो होमवर्क किया है यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो मार्गी का जो होमवर्क वाला स्लॉट था, उस प्रॉपर स्लॉट में वो होमवर्क डाल रही थी, इंसर्ट कर रही थी। उसी के साथ साथ वो किस चीज़ के बारे में सोच रही थी? ए डेजर्ट्स के बारे में, है ना। ये डेजर्ट्स कौन से डेजर्ट्स होते हैं, जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना, वो वाले डेजर्ट्स, मीठा खाना, स्वीट्स खाना। बी वेकेशन इन टर्की, की टर्की में मैं वेकेशन मनाऊंगी। सी ओल्ड स्कूल्स, पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में, या डी टॉमी के बारे में सोच रही थी। तो क्लियर सी बात है, क्योंकि ये दोनों बच्चे पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो किसके बारे में सोच रही थी मार्गी? अबाउट ओल्ड स्कूल्स। वो ये सोच रही थी कि यार पहले ज़माने के स्कूल कितने अच्छे हुआ करते होंगे, कि जैसे आज के आपके स्कूल्स हैं, बच्चे साथ में जाते थे और होमवर्क में एक दूसरे की हम मदद भी कर सकते थे। ये सब चीज़ें जो है मार्गी सोचती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। What did the teacher in the real book do? असली किताब के हिसाब से जो लिखा था उसमें टीचर क्या करती है, टीचर का क्या काम होता है? ए टीचर्स थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाती है। बी गिव्स लेसन ऑनलाइन। सी टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब होता है आमने सामने। या डी मेल्ड देम दी लेसन, उनको लेसन ईमेल या मेल पे डाल दिया। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एक रियल टीचर की बात की जा रही है। रियल टीचर का मतलब क्या है? ह्यूमन, जहाँ रोबोट्स नहीं इंसान पढ़ाएंगे। तो वो क्या करते हैं टीचर? वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें क्वेश्चंस कैसे देते हैं? इन पर्सन। जैसे आप स्कूल में जाओगे
आप क्लास में हो, आपकी क्लास टीचर जो है आपको क्वेश्चन दे रही है, आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, फिर आपको घर जाना है, बढ़िया घर जाके आराम से होमवर्क करो और उसे नेक्स्ट डे सबमिट करो। तो इस टाइप से होता है ओल्ड स्कूल्स में। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। एंड मैं एक बात और बता दूं, जहां गलतियां हो रही हैं वह घबराना नहीं है। आपको एक चीज़ से तो खुश हो जाओ कि अच्छा हमें अपनी गलती तो समझ आ रही है क्या है, सो दैट इफ़ यू नो द मिस्टेक यू कैन वर्क ऑन इट। टिल योर एग्जामिनेशन आपको अपनी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए, सो दैट आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। ऑलराइट चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। Why did Margie find the old schools interesting? अब मार्गी को पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में उसे ओल्ड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग क्यों लगने लगा? 4 रीज़न दिए भाई। ए बिकॉज ऑफ द फन, क्योंकि वहाँ जो मस्ती वस्ती होती थी, बच्चे साथ में खेलते थे, हंसते थे। बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, क्योंकि जो टीचर होता है, शिक्षक, वो इंसान होता है, तो वो फीलिंग्स भी समझ सकता है बच्चों की। सी बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे, क्लासमेट्स होंगे जिनके साथ आप जो है पढ़ाई करोगे। और डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारी चीज़ें। तो ऑफकोर्स सी बात है, पुराने स्कूल्स में फ़न भी बहुत होता है। आप खुद ही देख लो यार, स्कूल जब जाते हो तो कितना मज़ा आता है। स्कूल जाने का मेन रीज़न यही होता है ना कि भाई बहुत मज़े होंगे, है ना। पढ़ाई तो होती ही रहती है साथ में, लेकिन मस्ती होती है, फ्रेंड्स होते हैं, बस में जाते हो, है ना, ह्यूमन टीचर्स होते हैं। सी बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके अलग अलग क्लास के जो है दोस्त होते हैं। तो यानी 4, अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो हम क्या करेंगे? डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों रीजंस हैं जिस वजह से मार्गी को पुराने स्कूल इंटरेस्टिंग लगते थे। ओके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसा आपके लेसन में जो जिस एरा में ये लोग रह रहे हैं, फ्यूचर में रह रहे हैं, तब के मॉडर्न स्कूल और ओल्ड स्कूल के बीच में फ़र्क क्या है? तो फटाफट पढ़ते हैं ऑप्शंस। ए, ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैज़ नो फेलोज। क्या ये बात सही है कि नहीं? एक एक ऑप्शन पढ़ना। ओल्ड स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते थे और आज के स्कूल में कोई भी नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर 2, ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स। पुराने स्कूल्स में ह्यूमन टीचर्स होते थे एंड मॉडर्न स्कूल्स में रोबोट्स, ये बात भी सही है। अच्छा एक चीज़ मैं और कहूँगी, कुछ बच्चे जल्दबाजी, कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी करते हैं। अब जैसे क्या हुआ, मैंने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, आंसर सही लगा, उनको है अरे टाइम वेस्ट नहीं करना है, फर्स्ट आंसर मिल गया, चलो बेटा। एवरी टाइम इवन इफ यू फाइंड द फर्स्ट आंसर टू बी करेक्ट, इट इज़ योर रूल। ये पलक मैम की तरफ से आपका बिल्कुल ऑर्डर है, आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं। इवन इफ आपको फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आंसर मिल जाए, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो वो नहीं करना है आपको फर्स्ट ऑप्शन के बाद सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि देखो सेकंड भी करेक्ट निकल रहा है। और सी देखो, ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड्स, ओल्ड स्कूल में प्लेग्राउंड होते हैं, और मॉडर्न स्कूल में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, तो ये भी सही है। यानी जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो कौन आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये केसेस याद रहेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? टॉमी का टीचर जब बिगड़ गया था, उसका हिस्ट्री का सेक्शन जो है पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, तब जो है कितना टाइम लगा था उसे रिपेयर करने में? ए 15 डेज, बी 25 डेज, सी 20 डेज, डी 1 मंथ। तो क्लियरली आपके लेसन में बताया गया है। ये बात कौन याद करता है? मार्गी, कि जब टॉमी का टीचर बिगड़ गया था ना, तब तो उसे 1 महीने तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी। क्यों? बिकॉज फॉर 1 मंथ द टीचर वॉज आउट ऑफ द हाउस, रिपेयरिंग में लगा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी 1 मंथ। Okay, moving on, question 19 quickly. What did the county inspector do to help Margie? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया मार्गी की मदद करने के लिए? काउंटी इंस्पेक्टर याद है ना कौन था? जो मार्गी की मम्मी ने जिन्हें बुलाया था ताकि उनके रोबोट में क्या खराबी आई है वो देख सकें। सो ए, ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, बी, ही चेंज्ड द मॉड्यूल, सी, ही चेंज्ड द टीचर, डी, ही चेंज्ड द सिलेबस। तो इन चारों चीज़ों में से उन्होंने क्या किया? सिंपल सी बात है, क्या होता है, मशीन्स ही होती हैं, तो मशीन में कभी कभार होता है ना गड़बड़ी आ जाती है। तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया था कि ये मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अप। गियर्ड अप का गियर का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ जाना। तो गियर्ड अप यानी उस टीचर का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर, जैसे मार्गी इफ़ शी इज़ 11 years old, तो उसका लेवल बहुत ही बढ़ गया था मैकेनिकल टीचर का, 15-16 साल के बच्चे जितना वो लेवल सेट हो गया था। तो क्या होगा? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे और मार्गी बेचारी सॉल्व नहीं कर पाई। तो क्या किया था काउंटी इंस्पेक्टर ने? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल। उसने कुछ नहीं, सिस्टम को रीसेट कर दिया था मार्गी के एक एवरेज 10 year old के लेवल पे। ओके, सो ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर?
ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। Why did मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? अभी मैंने इस बात को बताया आपको कि मार्गी की मम्मी ने क्यों काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया। टाइम मत लेना, इसका तो जल्दी बता दोगे आंसर। टू रिपेयर अ लीकेज, टू टॉक टू मार्गी, टू टॉक टू टॉमी, या फिर टू चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन। तो मार्गी का ज्योग्राफी सेक्शन में खराब मार्क्स आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को। ओके, डी आंसर है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, Who was the regular teacher who taught the lessons? रेगुलर टीचर कौन था जो लेसन्स पढ़ाता था? ए ह्यूमन टीचर, बी कंप्यूटर टीचर, सी मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी, डी नन ऑफ द अबव। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेगुलर टीचर किससे कहा गया है? आपको ये पता है ना स्टोरी कहाँ सेट है? फ्यूचर में सेट है। तब आप भावुक होके ये मत कह देना कि रेगुलर टीचर कौन है, ह्यूमन टीचर। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द चैप्टर। चैप्टर में मार्गी और टॉमी के रेगुलर टीचर कौन थे? अब वो फ्यूचर वाले बच्चे हैं, उनके लिए रेगुलर टीचर कौन था? वही मैकेनिकल टीचर थे। ह्यूमन टीचर्स की तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, क्योंकि उनके टाइम की बात है, फ्यूचर की बात है। सो यू ऑब्वियसली नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी। ये थे इनके लिए रेगुलर टीचर। ऑलराइट, वंडरफुल। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, Where did Tommy and Margie read various books? मार्गी एंड टॉमी ने वेरियस यानी इतनी सारी किताबें वो कहाँ से पढ़ते थे? इन दी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, इन दी स्कूल, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और नन। सो लेट्स फटाफट दौड़ाते हैं इसको। क्या है भाई, सिंपल सी बात है, मार्गी और टॉमी फ्यूचर में रहते थे, तो स्कूल, लाइब्रेरी, फिजिकल बुक्स जैसा कुछ नहीं होता था। क्या होती थी? एक कंप्यूटर स्क्रीन होती थी जिसमें आप मिलियंस ऑफ टेली बुक्स या जिन्हें ई बुक्स भी कहा जाता है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों कहाँ से पढ़ाई करते थे? कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मार्गी का स्कूल कहाँ था? इन अ विलेज, in a city outskirt, in her own house, or in a room in her house where a computer was set up। तो इनमें से कहाँ था उसका? बहुत ही सिंपल सी बात है, in a room in her house where a computer was set up। अब किसी को लगेगा मैम उसके घर में भी तो था। Sometimes what happens in MCQ is there is a more correct option। क्या बोला मैंने? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक ऑप्शन सही तो लग रहा है, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ा करो, देयर विल ऑलवेज बी अ मोर करेक्ट ऑप्शन। जैसे हाउस में था, लेकिन हाउस से ज़्यादा और कौन सा पॉइंट डिफाइन कर रहा है बात को और विस्तार से क्या बता रहा है? घर में तो था, घर में कहाँ छत पे था? नहीं, क्लियरली बता रहा है इन अ रूम इन अर हाउस। उसके घर में एक ऐसे कमरे में था जहाँ कंप्यूटर सेटअप किया गया था। तो ये बात विस्तार से बताई जा रही है ना? हाउस भी गलत नहीं है, लेकिन ये मोर करेक्ट ऑप्शन है। अब हम दो ऑप्शन तो टिक कर नहीं सकते, एक ही करना है। सो करेक्ट क्या आएगा इसमें? डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? मॉडर्न एरा में यानी नए ज़माने में या फ्यूचर में जो है स्टूडेंट्स को कौन टीच करता है? अ टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर या अ मैकेनिकल रोबोट टीचर। सो कौन टीच कर रहा है? मैकेनिकल रोबोट टीचर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आई होप मेरे साथ जो है आप सबकी भी स्पीड बढ़ती जा रही होगी। 25 क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी जी को जो किताब थी, जो रियल बुक थी, जो उसके दादा परदादा की थी, वो कहाँ से मिली? इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी, इन हिज हाउस और ऑन द रोड साइड। ठीक है, तो क्लियर सी बात है, उसे कहाँ मिली थी? अपने घर में ही मिली थी। और घर में भी कहाँ मिली थी? एटिक में। किसी को याद है? रिकॉल करते जाओ। एटिक में, एटिक बेसिकली क्या होता है? एक स्टोर रूम टाइप का होता है घर में, है ना? स्टोर रूम टाइप का होता है रूफ के जस्ट नीचे। रूफ क्या होती है? घर की छत से ऐसे होती है ना, घर की छत टाइप। उसके जस्ट नीचे जो एक रूम होता है ना, है वो सबके घरों में होता ही है वो, जहाँ पे बहुत सारा जो है ना अपन सामान स्टोर करके रखते हैं पुराना। जैसे मेरे घर में भी है, तो होता है ऑलमोस्ट हर इंडियन हाउस में या कहीं ना कहीं होते ही हैं। बाहर भी होते हैं, ऐसा नहीं इंडियंस का, बाहर भी होते हैं। ठीक है, तो इन हिज हाउस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी की उम्र कितनी है? 10, 13, 15, 12। तो ये डेटा हम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। टॉमी की एज, इतना बता दूं, हिंट दे दूं, मार्गी से ज़्यादा है। ठीक है, टॉमी की एज मार्गी से ज़्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज 13 years old. टॉमी वॉज 13 years old. Question 27, who is the author of this lesson? 3 star marks. It is very important in English literature कि आपको ऑथर का
पोएट के, इन सब के नाम जो हैं याद रहें। एग्जाम में आपसे या तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है या एमसीक्यू के फॉर्म में। सो हु इज द ऑथर? इज इट ए चार्ल्स डिकेंस, बी आइजैक एजिमोव, सी जॉन फ्रॉस्ट और डी नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो मेमोरी दौड़ाइए अपनी, कौन है हमारे ऑथर? इस स्टोरी के ऑथर हैं बी आइजैक एजिमोव, यानी द फन दे हैड किसने लिखा है? द आइजैक एजिमोव ने। ऑलराइट, अच्छा नाम कैसे याद होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम नाम याद करने की कोई ट्रिक है क्या? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो, इस चीज़ में ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ में आपको रेगुलरिटी की ज़रूरत है। यानी व्हेनेवर यू आर पिकिंग अप दिस चैप्टर, आप कभी भी, मेरी एक ये ट्रिक आजमाना, आप कभी भी इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन उठा के पढ़ रहे हो, लेसन को पढ़ रहे हो, समरी पढ़ रहे हो, कुछ भी देख रहे हो इस लेसन का, हर बार ऑथर का नाम देखना। हर बार, जितनी बार आप देखोगे ना, ये 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं है। आज से पढ़ना स्टार्ट करो, रेगुलरली ये काम करना। जैसे आप मान लो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर से आप इस चैप्टर को अगर उठाओगे तो रिवाइज करते जाना, ऐसे आपको आराम से नाम याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी की उम्र क्या है? 10, 11, 12 या 13? सो वी ऑल नो मार्गी टॉमी से छोटी हैं, शी इज जस्ट 11 years old. ओके, सो बी becomes the correct answer. Moving on quickly to question number 29, what is a debate? Now ये आपकी vocabulary को टेस्ट करने का एक क्वेश्चन है। डिबेट वर्ड आपने सुना होगा ना, स्कूल में कंपटीशन भी होता है। तो what is a debate? A contest to show ability in argument between two people. B, contest to fight. C, contest to prove better. D, none. तो एक ऐसा, सब में कॉन्टेस्ट यानी एक टाइप का कंपटीशन है। पहला है ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, है ना, आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हो कि कोई बात है उस पर आप जो है बातें कर सकते हो कि तुम्हारी बात कैसे सही है, गलत है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ये बता सकते हो बिटवीन 2 people, 2 लोगों के बीच में। बी, कॉन्टेस्ट टू फाइट यानी बॉक्सिंग, हाथापाई जैसा। सी, टू प्रूव बेटर, अपने आप को बेस्ट दिखाना, है ना, जीवन में कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ। या डी, नन। तो क्लियरली आंसर सबको पता है, डिबेट क्या होती है? ए यानी अ कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 people, है ना। डिबेट करते हैं कि नहीं करते हैं? स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है, देन 2 लोग आमने सामने डिबेट करते हैं, एंड डिबेट में जिसके भी पॉइंट्स, जिसके भी फैक्ट्स बढ़िया होते हैं वो जो है विनर होता है उसमें। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? नाउ बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द मॉडर्न एरा, अब आगे जाके चीज़ें कैसे होने वाली है, तो यहाँ तभी पूछा है VR यानी वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं, ए हेवनली वर्ल्ड, है ना, स्वर्गीय दुनिया है। बी इमेजिनरी वर्ल्ड, है ना, यानी ख्याली दुनिया है। सी रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी ऐसी रियलिटी जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई है। या डी, नन। सो वी ऑल नो इट, इस मॉडर्न एरा में तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सबसे आसान लगेगा। सी, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसी रियलिटी बनाते हैं। चलिए 10 मोर क्वेश्चंस टू गो। क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से सॉल्व करते हैं, जोश बिल्कुल बने रहना चाहिए, थको मत यार, सिर्फ 40 क्वेश्चन है। चलो, हाउ वर द पेजेस ऑफ द ओल्ड बुक? जो पुरानी किताब टॉमी को मिली थी उसके पन्ने कैसे थे? ए रिंकल्ड, बी येलो, सी क्रिंकली, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो पहली चीज़ तो यार ओल्ड बुक नाम लिखा है, आप अभी भी देखोगे आपकी कोई भी पुरानी किताब आप उठा के देखो तो उसके पन्ने कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल रिंकल, रिंकल यानी सिलवटें आ जाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसी ही थी किताब। और पन्ने आपने देखा होगा कभी कभार पुरानी कॉपी के पीले भी पड़ने लगते हैं ना, पीले से हो जाते हैं, तो येलो भी थे। क्रिंकली का मतलब क्या है? ना यहाँ पे आपका टेस्ट है वोकैबुलरी का कि आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, यानी सिनोनिम्स। व्हाट आर सिनोनिम्स? क्या होते हैं सिनोनिम्स? पर्यायवाची शब्द, कि एक शब्द के और मतलब क्या होते हैं। तो यहाँ रिंकल्ड का मतलब तो क्योंकि झुर्रियाँ सबने सुना होगा, सिलवटे। क्रिंकली का मतलब भी होता है रिंकल्ड। क्रिंकली का भी मतलब होता है कि कोई चीज़ जिसमें सिलवटे आ गई हो, बहुत ज़्यादा ऐसे घचड़ मचड़ नहीं हो जाती है बुक्स को, आप ऐसे ऐसे कर दो, तो वैसे ही क्रिंकली का मतलब रिंकल्ड ही होता है। यानी तीनों सही है, विच मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओल्ड बुक के पेजेस तीनों थे, रिंकल्ड थे, येलो थे और क्रिंकली से थे। All right, question number 32 on your screen. The given story in set in which year? Again an important question. ये जो कहानी दी गई है फ्यूचर पे है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फ्यूचर के कौन से साल में है? Is it 2023, 1995, 2157 या फिर 2111? फ्यूचर तो दिया है लेकिन फ्यूचर के कौन से ईयर में सेट है?
एंड याद कीजिए जब हमारा लेसन बिगिन होता है तो शुरुआत की ही कुछ लाइन में क्लियरली मेंशन है कि कौन से ईयर की यहाँ पे बात हो रही है. सो टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन सी 2157 है ना. 2157 मतलब कितने भाई 100 साल आगे, 100 से भी आई थिंक ज़्यादा साल आगे की जो ये है बात हो गई. यहाँ पे स्टोरी सेट थी, ठीक है, मॉडर्न एरा में. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 ऑन योर स्क्रीन. What all Margie and Tommy found funny about the book? मार्गी एंड टॉमी को किताब के बारे में, जो वो किताब पढ़ रहे थे, जो उनके रियल बुक मिली थी, उसके बारे में उन्हें फनी क्या लगा, क्या बात से उन्हें हंसी आ रही थी. तो पहला, द वर्ड्स वर नॉट वर्किंग. वर्किंग नहीं कर रहे थे यानी वर्ड्स काम नहीं कर रहे थे. काम करना है बेसिकली क्या मतलब है, जैसे वर्ड्स मूव करते हैं ना, ऐसे वो मूव ही नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट, द वर्ड्स वर स्टिल यानी वर्ड्स एक जगह पे खड़े थे. दोनों बातों का सेम मतलब है. सी, व्हेन पेज वाज टर्न्ड इट हैड सेम वर्ड्स ऑन इट. ये सबसे फनी बात थी कि वो जब पन्ने पलट रहे थे ना, उन्हें हंसी आ रही थी कि पेज नंबर 26 पे जो दिया था, जब हमने बुक उठाई बार बार पलटा, सब पे वही जो चीज़ें लिखी थी, कोई भी चीज़ बदल नहीं रही थी. क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, आप देखोगे, आपको ई बुक कभी आपने पढ़ी है स्क्रीन पे, तो आप देखोगे ई बुक में जब आप नेक्स्ट का ऑप्शन करोगे ना, ई बुक में जब आप नेक्स्ट का ऑप्शन करोगे तो वो पेज चला जाता है, दूसरा पेज आ जाता है. ऐसे आप हज़ारों पेजेस देख सकते हो. लेकिन एक रियल बुक में, एक फिजिकल बुक में क्या होता है, जो जिस पेज पे दिया रहता है वो वहीं रहता है, इधर उधर नहीं होता है ना. वो बुक भी वहीं रहती हैं एंड वो पेजेस भी वहीं रहते हैं. सो वी ऑल नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. तीनों चीज़ें सही है भाई. पुरानी बुक्स में वर्ड्स डांस नहीं करते रहते हैं, यानी मूव नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं रहते हैं, वर्ड्स एक जगह खड़े रहते हैं, और जो पेज टर्न होता है उसमें वही वर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं. बस कुछ ही देर में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन पाएंगे, फटाफट से सॉल्व करो. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज द वर्ड क्रिंकली. अच्छा, अभी पीछे ही बात करी थी कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है क्रिंकली जैसा. सेम मीनिंग यानी सिनोनिम जिसे हम कहते हैं. इज इट ए स्ट्रेट, बी अनरिंकल्ड, सी रिंकल्ड, या डी नन ऑफ द अबव. सो अ वेरी सिंपल थिंग इज दिस. मैंने आपको क्या बताया, क्रिंकली का मतलब क्या होता है, जिसमें सिलवटें आ जाती हैं, है ना, क्रिंकल टाइप हो जाता है, यानी रिंकल्स पड़ जाती हैं. तो स्ट्रेट भी नहीं होगा, स्ट्रेट तो सीधा होता है. अनरिंकल्ड का तो मतलब है जिसमें रिंकल नहीं है. रिंकल्ड सही होगा, क्यों, क्योंकि क्रिंकली का मतलब सेम होता है, जैसे बुक जो थी वो क्रिंकली थी. सो सी रिंकल्ड बिकम्स सी करेक्ट आंसर. डन. Alright, moving on to question number 35. Which of the following shows the difference between the words in a book and on a screen? इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक बुक और स्क्रीन के, ध्यान से सुनना, जो एक बुक और स्क्रीन के वर्ड्स में डिफरेंस बताता है ना. ऐसी कौन सी डिफरेंस है बुक और स्क्रीन के वर्ड्स में, है ना. शब्द जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कंटेंट लिखा रहता है ना कि इंग्लिश ग्रामर इज, ये जो वर्ड्स होते हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंस है बुक और स्क्रीन में. ए, द मूवमेंट ऑफ वर्ड्स, बी, द नॉलेज, सी, द मीनिंग, और डी नन ऑफ द अबव. यानी क्या डिफरेंस है वर्ड्स के मूवमेंट में, यानी चलते हुए वर्ड्स या रुके हुए वर्ड्स, वर्ड्स के नॉलेज में, यानी बुक और स्क्रीन पे नॉलेज अलग होगा. यानी यहाँ पे अगर आप किताब में पढ़ रहे हो तो नाउन की डेफिनेशन अलग है और स्क्रीन पे पढ़ रहे हो अलग है, ऐसा होता है. मीनिंग यानी शब्दों का मतलब बदल जाता है, या डी नन ऑफ द अबव. सो देखो इट्स वेरी सिंपल. आपको एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. अगर आपके पास अभी हाथ में एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, आप उसका पेज नंबर कोई भी निकालो, पेज नंबर 30 निकाल लो, ठीक है, पेज नंबर 30 निकालोगे. अब आप देखोगे एनसीईआरटी की है, आपने ई बुक देखी, ई बुक होती है ना, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको ऑफिशियल वेबसाइट से. तो आप जब वो बुक देखोगे, उस पर भी सेम पेज नंबर देखोगे, तो नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है. तो डिफरेंस किस में कभी कभार आ जाता है, मूवमेंट ऑफ वर्ड्स पे. मूवमेंट ऑफ वर्ड्स यानी जब कंप्यूटर स्क्रीन्स पे हम देखते हैं तो वो वर्ड्स हम मूव कर सकते हैं. जैसे हम की है ना, यहाँ से देखो मैं आगे पीछे कर रही हूँ, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, वर्ड्स चल रहे हैं, है ना. ऐसे कुछ जैसे पीपीटी होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें वर्ड्स चल के आ रहे होते हैं. लेकिन किताब में कैसा रहता है, किताब में वर्ड्स स्टिल रहते हैं. तो दोनों के बीच में डिफरेंस कौन से बेसिस पे है, मूवमेंट ऑफ वर्ड्स पे, है ना, वर्ड्स के मूवमेंट से. ऑलराइट, क्वेश्चन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिक. एटिक का मतलब क्या होता है. तो अभी पीछे ही मैंने आपको एटिक बताया था कि टॉमी जो है, टॉमी याद है ना, टॉमी को जो किताब मिली थी, अपने दादाजी की रियल बुक मिली थी, वो कहाँ पे मिली थी, उसके घर के एटिक में.
नाउ व्हाट इज एन एटिक आपको बताना है। ए बेसमेंट को कहते हैं, बी अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ या स्टोर रूम, सी किचन या डी बेडरूम। सो दिस पॉइंट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एटिक क्या होता है, ऑलमोस्ट ये हर घर में होता है, छत के नीचे जो एक कमरा टाइप का बना रहता है ना, यूजुअली होता है, एक जगह होती है, कमरा होता है जहाँ पे हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। जैसे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, उन्हें वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं एटिक या फिर स्टोर रूम। सो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? All right, moving on to question number 37. After the county inspector repaired the mechanical teacher, what did he tell Mrs. Jones? यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने जब रिपेयर कर दिया था मैकेनिकल टीचर को, फिर उसने मिसेस जोन्स को क्या बताया? कौन थी मिसेस जोन्स? मार्गी की मम्मी। So is it A, मार्गीज ओवरऑल परफॉर्मेंस was quite satisfactory? उन्होंने ये कहा कि मार्गी का जो परफॉर्मेंस है आप टेंशन मत लीजिए, संतोषजनक है। या फिर बी, द ज्योग्राफी सेक्शन वॉज गियर टू हायर लेवल, या फिर उन्होंने ये बताया कि उसके जो स्क्रीन है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन हाई लेवल का हो गया था, यानी आगे वाले स्टैंडर्ड का हो गया था। या फिर सी, इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट, या फिर उन्होंने ये बताया कि मार्गी के जो गंदे मार्क्स आ रहे हैं उसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स वेरी क्लियर, पहला चीज़ तो बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने उनको आंटी को दिलासा दिया कि आप चिंता मत करें, आपकी बेटी का स्कोर जो है, पूरी परफॉर्मेंस मैंने देखी, वो अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ज्योग्राफी में उसके मार्क्स बुरे क्यों आ रहे थे, क्योंकि हाई लेवल का हो गया था। सी, मार्गी की कोई गलती नहीं थी, ये तो जो है मैकेनिकल टीचर से गलती हो गई थी, राइट, उसका सिस्टम बिगड़ गया था। तो यानी तीनों करेक्ट हैं, विच मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, चलिए जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस टू गो। क्वेश्चन नंबर 38, What is the meaning of geared in the line? ये लाइन आपके लेसन से ली गई है, इसमें geared का मतलब क्या है? तो लाइन पढ़ते हैं पहले। Geography sector was geared a little too quick. तो यहाँ पे geared का मतलब आपको बताना है। A, personal belongings, B, connected by gears, C, adjusted to a particular standard or level, या D, none of the above. So यू नो दिस वन थिंग कि एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी जगह पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली गियर वर्ड, जब हम गियर सुनते हैं, यूजुअली हमने गियर कहाँ सुना होता है? हम बाइक्स में सुनते हैं गियर होता है, कार में गियर होता है, गियर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गियर्ड अ लिटिल टू क्विक का मतलब क्या है कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे आप हो ना फर्स्ट स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका एक लेवल है, आपकी अलग बुक्स है, वैसे ही 6th क्लास वाले की किताबें अलग होंगी। तो यहाँ पे क्या है, गियर्ड का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या एक लेवल पे उस टीचर को अरेंज किया गया, तो वो गियर जो है बढ़ चुका था। तो इसलिए गियर का मतलब यहाँ क्या है? एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या लेवल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, What was the reaction of Margi when the county inspector repaired the mechanical teacher? मार्गी का रिएक्शन कैसा था जब काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को फाइनली रिपेयर कर दिया? सो वी ऑल नो मार्गी तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, काफ़ी उदास निराश हो गई थी कि क्यों इसने जो है मेरे टीचर को ठीक कर दिया, अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो क्लियरली दिख रहा है आपको, डिसअपॉइंटेड विल बी द करेक्ट आंसर। हैप्पी तो वो थी नहीं, इलेटेड भी नहीं थी। इलेटेड वर्ड याद है कि नहीं? मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, इलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। तो भाई एक्साइटेड तो वो बिल्कुल नहीं थी, और रिलैक्स तो थी ही नहीं, वो तो परेशान हो गई थी। सो डिसअपॉइंटेड इज द करेक्ट आंसर। एंड हेयर कम्स फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। What was Mrs. Jones' philosophy regarding the proper learning of little girls? Mrs. Jones की क्या philosophy थी? वो क्या मानती थी कि छोटी जो बच्चियाँ हैं, जैसे उनकी बेटी थी मार्गी, तो लिटिल गर्ल्स को कैसे पढ़ना चाहिए? तो ए है, लिटिल गर्ल्स विल लर्न बेटर एट इरेगुलर आवर्स, यानी छोटी बच्चियों को आप अगर इरेगुलर यानी किसी भी टाइम पढ़ाओ, किसी दिन 11 बजे पढ़ाओ, किसी दिन 4 बजे पढ़ाओ, है ना, किसी दिन छुट्टी कर लो, ऐसे पढ़ाना बेटर होता है। बी, लिटिल बॉयज़ विल लर्न बेटर दैन लिटिल गर्ल्स, लिटिल बॉयज़ जो है लिटिल गर्ल्स से ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं। 3, लिटिल गर्ल्स विल लर्न बेटर एट रेगुलर आवर्स, यानी छोटी बच्चियाँ जो है रेगुलर एक फिक्स्ड टाइम पे, जैसे स्कूल का टाइम होता है ना फिक्स, वैसे ही छोटी बच्चियाँ एक फिक्स टाइम पे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकती हैं। या डी, नन ऑफ द अबव। सो इट्स वेरी इजी ऑफ एन आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उनका ये मानना था कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको टाइम पे पढ़ाओगे, सही टाइम पे, रेगुलर आवर्स पे, तो वो अच्छे से सीखते हैं। सो ओवर है सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई वेरी वेल होप कि जिस तरह से मैंने आपको कहा था आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जितने भी आपके आंसर्स गलत जाते हैं उन पे आप ज़रूर वर्कआउट करेंगे। एंड
I also hope that you must have enjoyed this session. Thank you for watching this. मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय.